अपन ने विपणन देखा था, उसी विपणन से संबंधित है विपणन का प्रबंधन। तो जो अपन ने विपणन पढ़ा था, अब उसी का प्रबंधन पढ़ना है हमको। तो देखो, विपणन प्रबंधन का अर्थ कुछ नहीं, हमने विपणन समझा था कि विपणन क्या है कि वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने के बीच की जो सारी प्रक्रियाएं होती है उसको विपणन कहा था। अब इस विपणन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं कि वस्तु के लिए उत्पादक पहले कच्चा माल खरीदता, फिर उसको प्रोसेस करता है, कर्मचारी रखता है, मशीन रखता है, फिर उनका भंडार गृह करता है, फिर उनको थोक व्यापारियों को भेजता है, फिर वो थोक से फुटकर और फिर उपभोक्ता तक जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित या मैनेजमेंट करना ही कहलाता है विपणन का प्रबंधन। वो जो पूरी प्रक्रिया है, विपणन की प्रक्रिया को नियमित, नियंत्रित या सीधे एक कहें कि प्रबंधित करने की प्रक्रिया को विपणन का प्रबंधन कहते हैं। और ये जो विपणन का प्रबंधन है, इसमें एक व्यक्ति का नाम याद रखना, फिलिप कोटलर। ये यूएसए के एक प्रोफेसर हैं जिनने 55 से अधिक किताबें लिखी हैं और इन्हें द फादर ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग कहा जाता है। नरेंद्र मोदी को भी कुछ दिन पहले पहला फिलिप कोटलर अवार्ड मिला था, वो यही फिलिप कोटलर हैं। इनको क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। अब देखो, इन्होंने विपणन प्रबंधन की परिभाषा दी है कि विपणन प्रबंधन क्या है? संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण ही विपणन प्रबंधन है। संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण ही विपणन प्रबंधन है। वही जो अभी बताया, लगभग वो यही परिभाषा है जो विपणन के प्रबंधन को परिभाषित कर रही है कि संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का विश्लेषण करना, नियोजन करना, क्रियान्वयन करना, नियंत्रण, ये सब प्रबंधन के अंतर्गत ही है ना। तो इसी को विपणन का प्रबंधन कह रहे हैं। फिर एक और परिभाषा दी है फिलिप कोटलर ने कि विपणन प्रबंधन बेहतर ग्राहक मूल्य बनाने, वितरित करने और संचार करने के माध्यम से लक्षित बाजारों को चुनने और ग्राहकों को प्राप्त करने, रखने और विकसित करने की कला और विज्ञान है। फिलिप कोटलर मार्केटिंग को आर्ट एंड साइंस दोनों कह रहे हैं। और कैसा आर्ट एंड साइंस है? जो बेहतर ग्राहक मूल्य बनाता है, उनको वितरित करने, उनको संचार के माध्यम लक्षित, बाजार को लक्षित करने, चुनने, ग्राहकों को प्राप्त करने और विकसित करने, मतलब टोटल जो प्रबंधन है, जो विपणन का मैनेजमेंट किया जाता है, उसी को कह रहे हैं वो कला और प्रबंधन दोनों ही है। ठीक है ना। तो ये विपणन के प्रबंधन को इस रूप में परिभाषित किया गया है फिलिप कोटलर के द्वारा। ठीक है। अब इस विपणन प्रबंधन में शब्द आता है जिसको कहते हैं विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स। विपणन मिश्रण, विपणन मिश्रण। विपणन मिश्रण क्या है कि विपणन की जो गतिविधि होती है, इसमें 4 तत्व शामिल होते हैं और उन 4 तत्वों के मिश्रण को ही विपणन का मिश्रण कहते हैं। 4 तत्व कौन कौन से? पहला है उत्पाद, दूसरा है स्थान, तीसरा है मूल्य और चौथा है प्रचार। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, इसको 4P भी कहते हैं। 4P मतलब विपणन के 4 तत्व, 4 प्रकार के उन तत्वों से मिलकर विपणन मिश्रण बनता है जिससे विपणन की क्रिया शामिल होती है। मतलब आपसे पूछे विपणन की क्रिया में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? यही 4 चीजें हैं: उत्पाद, स्थान, मूल्य, प्रचार। ये चारों मिलकर विपणन का मिश्रण बनाते हैं। 4P थ्योरी कहते हैं इसको। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। इन्हीं 4 को हमको देखना है कि उत्पाद के अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया की जाती है, प्लेस के अंतर्गत क्या है, प्राइस के अंतर्गत क्या है और प्रमोशन के अंतर्गत क्या है। ठीक है ना। इसमें सबसे पहला अपन देखते हैं उत्पाद। 4P हो गए, 4P इधर लिख देते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इन चारों को संयुक्त रूप में 4P कह रहे हैं। ठीक है ना। एक एक करके देखते हैं कि 4P के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहला देखते हैं, पहला P उत्पाद, प्रोडक्ट।
उत्पाद। अब देखो उत्पाद से तो अपन सामान्य सा समझ ही रहे हैं कि उत्पाद का मतलब क्या है, वे वस्तुओं और सेवाएं, प्रोडक्ट, वे वस्तु या सेवाएं जिन्हें हमें ग्राहक को बेचना है या जो हम ग्राहक को उपलब्ध कराते हैं, वे वस्तुओं और सेवाएं जिन्हें बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उसी को प्रोडक्ट कह रहे हैं। जो हम सामान बाजार में बेचते हैं वही हमारा प्रोडक्ट है। अब देखो प्रोडक्ट में कह रहे हैं कि इस कोई भी जो आपका उत्पाद है ग्राहक को 3 प्रकार से लाभ पहुंचाएगा तभी वो मार्केट में बिकेगा। पहला है कार्यात्मक लाभ। कार्यात्मक लाभ, कार्यात्मक लाभ मतलब भाई जिस काम के लिए ग्राहक ने वो सामान खरीदा है वो उसके काम आए, वो उसके काम आए। झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू खरीदो, झाड़ू लगनी चाहिए, तो वो उसका कार्यात्मक लाभ। दूसरा है उसका मनोवैज्ञानिक लाभ। मनोवैज्ञानिक लाभ, मनोवैज्ञानिक लाभ का मतलब क्या है कि आपके प्रोडक्ट को उपयोग करने के बाद ग्राहक को संतुष्टि मिलनी चाहिए, संतुष्टि मिलेगी तो वही उसका मनोवैज्ञानिक लाभ है। और तीसरा है फिर उसका सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ, सामाजिक लाभ का मतलब क्या है कि यदि कोई प्रोडक्ट आपका मार्केट में बिक रहा है तो एक विशिष्ट समूह के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला होना चाहिए, मतलब एक पूरी कम्युनिटी को लाभ पहुंचाने वाला होना चाहिए। तो ये 3 टाइप के यदि लाभ ग्राहक को देंगे तभी वो उत्पाद आपका अच्छा होगा और मार्केट में बिकेगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो उत्पाद है, उत्पाद में भी उत्पाद का मिश्रण होता है, मतलब एक अच्छा उत्पाद बनने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कहते हैं उत्पाद मिश्रण। और इस उत्पाद मिश्रण में भी कुछ चीजों को शामिल किया जाता है। जैसे सबसे पहले किया जाता है, एक अच्छा उत्पाद क्या होगा, आपको ब्रांड और ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। ब्रांड और ब्रांडिंग, आपके उत्पाद को एक ब्रांड बनाना पड़ेगा और फिर उसकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। मतलब समझ रहे कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई देखो मार्केट में जैसे आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नया साबुन लॉन्च कर रहे हैं, 50 साबुन मार्केट में बिक रहे हैं, तो आपका सामान मार्केट में अलग पहचान कैसे बनाएगा, आपको अपना एक ब्रांड विकसित करना पड़ेगा, उसकी पहचान बनाए। पहले एक ब्रांड विकसित करो, ब्रांड विकसित करो मतलब क्या है, कोई चिन्ह बनाओ, कोई उसका नाम रखो, कोई लोगो रखो ताकि उसकी अलग से पहचान हो, तो वो कहलाएगा ब्रांड। देखो हर कंपनी का एक लोगो होता है, हर कंपनी का अपना एक सामान का नाम होता है, वही उसके ब्रांड कहलाते हैं। और फिर उस ब्रांड का प्रचार प्रसार करना ही क्या कहलाता है, ब्रांडिंग। तो देखो एक अच्छे ब्रांड के लिए जरूरी क्या है, एक अच्छे उत्पाद को मार्केट में बिकने के लिए जरूरी क्या है कि पहले उसको एक ब्रांड बनाओ और फिर उसका प्रचार प्रसार करो, मतलब उसकी ब्रांडिंग करो, ठीक है ना। फिर दूसरा है उस उत्पाद को एक ब्रांड नाम देना। ब्रांड नाम देना मतलब पर्टिकुलर एक नाम दो उसको और वो नाम मार्केट में पहचान बनाने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो उत्पाद मिश्रण में सबसे पहले ये है कि हमको क्या है, उत्पाद मिश्रण में सबसे पहले क्या है, ब्रांड और ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। आपको अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो एक अच्छे ब्रांड की क्या विशेषता है, अच्छे ब्रांड की विशेषता, अच्छे ब्रांड की विशेषता। तो देखो पहली विशेषता यह है कि आपके ब्रांड का जो नाम है, नाम छोटा होना चाहिए, नाम सूक्ष्म हो, उसका उच्चारण आसानी से हो, याद रखा जा सके, उच्चारण आसानी से हो, समझ रहे ना। नाम छोटा हो, सरल हो, तब तो लोगों की जबान पे चढ़ेगा, एप्पल का मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल। नाम छोटा हो, सरल हो और लोग उसका आसानी से उच्चारण कर सकें। दूसरा क्या है, जो आपका ब्रांड नाम हो उसमें उत्पाद के लाभ तथा गुणवत्ता की पहचान होनी चाहिए, उत्पाद के लाभ तथा गुणवत्ता की
पहचान, उत्पाद के लाभ एवं गुणवत्ता की पहचान होनी चाहिए। मतलब अपना ब्रांड नेम ऐसा हो कि अपने अब वो बताए, उसका मीनिंग ही कुछ ऐसा निकले कि लगे कि ये कोई विशेष चीज है, ये कोई विशेष चीज है। तो वही क्या है, नाम उत्पाद के लाभ और गुणात्मक पहचान को बताने वाला होना चाहिए। तीसरा क्या है, आकर्षक होना चाहिए और भिन्नता होनी चाहिए। आकर्षक होना चाहिए और भिन्नता होना चाहिए, मतलब कहना चाहिए कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा लग्जरी ब्रांड हो, उसकी स्पेलिंग कुछ इस प्रकार से हो कि लोगों को आकर्षित करे, और भीड़ से अलग, कि 50 सामान बिक रहे हैं, आपके ब्रांड का नाम एक अलग दिखना चाहिए, ठीक है ना। फिर इस ब्रांड की नकल करना कठिन हो, नकल कठिन हो, आपके ब्रांड को कानूनी सुरक्षा मिले, कोई कॉपी ना कर सके। मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो, आपने उसको जो पेटेंट होता है उसके तहत अपना ब्रांड नाम पेटेंट करा लिया हो, ये सब चीज हो, तब जाके उसको एक अच्छा ब्रांड कह सकते हैं, ठीक है ना। और भविष्य में भी उसमें नए उत्पाद जोड़े जाएं, भविष्य में नए उत्पाद जोड़े जाएं, ठीक है ना। तो देखो, उत्पाद मिश्रण में सबसे पहले हमको क्या है, एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, और एक अच्छे ब्रांड की विशेषताएं अपन ने ये सारी बात बताई है। दूसरा पॉइंट है जो उत्पाद मिश्रण के तहत है, वो है उत्पाद के पैकेट तैयार करना, उत्पाद के पैकेट तैयार करना, उत्पाद के पैकेट तैयार करना। भाई, आप जो सामान बना रहे हो उसको एक अच्छे पैकेट में पैकिंग करो, ताकि उपभोक्ता तक वो सुरक्षित पहुंच सके। अब देखो, पैकेट बनाने के अंतर्गत 3 चीजें सम्मिलित होती हैं। पहला होता है पैकेज, पैकेज। दूसरा है पैकिंग, पैकिंग। और तीसरा है पैकेजिंग। 3 चीजें हैं पैकेट के अंतर्गत, पैकेज, पैकिंग, पैकेजिंग। हम सामान्यतः तीनों को एक ही समझते हैं कि पैकेज पैकिंग सब एक ही चीज, लेकिन देखो तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। पैकेज का मतलब यह है कि हम अपना पैकेट ऐसा पैक करें, पैकेज, कि सामान खराब ना हो। मतलब मिठाई नमकीन पैक कर रहे हो तो वो सुरक्षित ग्राहक तक पहुंचे। और दूसरी चीज क्या है पैकेज के अंतर्गत, कि यदि वो लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाली चीज हो तो उस पैकेट में सुरक्षित रहे। जैसे आप कोलगेट का पेस्ट लाते हो, ऐसा थोड़ी कि एक दिन में करके फेंक दोगे, वो 1 महीना चलेगा ना, तो कम से कम उसका पैकेट ऐसा होना चाहिए कि वो 1 महीने, पता चला उसका प्रोडक्ट अंदर का तो ठीक है, लेकिन बाहर का पैकेट खत गया, ऐसा फट गया, पुराने जैसा लगने लगा, तो कम से कम उसको पैकेज ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 1-1.5 महीने, आपने ऑयल की शीशी लेके आए हो तो वो कम से कम थोड़ा समय तक चले, तो ठीक है ना। दूसरा शब्द होता है पैकिंग, दूसरा शब्द होता है पैकिंग। पैकिंग का मतलब होता है कि एक साथ बांधना, एक साथ बांधना, मतलब प्रोडक्ट को एक साथ बांधकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में सहायता मिलती है, इसको कहते हैं पैकिंग। और तीसरी प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग केवल और केवल उत्पाद को क्षति से बचाने के लिए होती है, उत्पाद को क्षति से बचाने के लिए पैकेजिंग की जाती है, ठीक है ना। तो देखो, उत्पाद के मिश्रण के अंतर्गत पहले हम ब्रांड को तैयार करेंगे, फिर उत्पाद के पैकेट को तैयार करेंगे, ठीक है ना। और देखो, ब्रांड के अपने अलग फायदे हैं, उत्पाद के पैकेट बनाने के अलग फायदे हैं, कि भाई पैकेजिंग आपकी अच्छी रहेगी तो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में प्रोडक्ट खराब नहीं होगा, उपभोक्ता को प्रोडक्ट सही ढंग से मिलेगा और उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी, ठीक है ना। ये सब इसके पैकेजिंग के लाभ हैं। तो देखो, पहले ब्रांड बनाना, फिर उत्पाद के पैकेट तैयार करना, और फिर तीसरा है पैकेट पर लेबलिंग करना, पैकेट पर लेबल देना, लेबल देना, मतलब जो पैकेट रहेगा उस पर कुछ चीजों को लिखना पड़ेगा। अब लेबल देने पे क्या आएगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ब्रांड का लेबल लिखोगे,
ब्रांड लेबल, ग्रेड लेबल, सूचनात्मक लेबल, वर्णनात्मक लेबल। मतलब आपने पैकेजिंग की, पैकेजिंग पे आप फिर ये लिखोगे ना, आपके ब्रांड का नाम होगा, कितना वजन है उसमें, उसकी ग्रेडिंग क्या है, क्वालिटी कैसी है उसकी, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये सारी चीजों आपको क्या है पैकेट पर लेबल के रूप में अंकित करना होगा। ठीक है ना। तो देखो ये विपणन प्रबंधन के अंतर्गत हमने देखा था कि विपणन प्रबंधन के अंतर्गत 4 प्रकार की क्रिया शामिल है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। हमने प्रोडक्ट के अंतर्गत देखा, पहला प्रोडक्ट मतलब होता है वस्तु जिसको हमको बेचना है। इस प्रोडक्ट के अंतर्गत क्या है, जो क्रियाएं होती हैं उनको उत्पाद मिश्रण कहते हैं। उत्पाद मिश्रण के अंतर्गत देखो 3 चीजें हैं। पहला अपन ने देखा था ब्रांड बनाना, दूसरा पैकेट बनाना और तीसरा पैकेट पर लेबल देना, तब जाके आपकी वस्तु मार्केट में बिकेगी। ठीक है ना। तो देखो ये पहला आपका तत्व हो गया विपणन के मिश्रण का। विपणन के मिश्रण का दूसरा तत्व है मूल्य, प्राइस। मूल्य, प्राइस। अब देखो ये दरअसल प्राइस क्या है, आप जो अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो, उसकी प्राइस क्या है, ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना, जो आपको आपके प्रोडक्ट को मार्केट में बिकना है या नहीं बिकना है उस पर निर्भर करेगा। अब देखो इस मूल्य में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। मूल्य में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं कि जो उत्पादक है, उत्पादक का लाभ शामिल होता है, उत्पादक के बहुत सारे शुल्क शामिल होते हैं, मतलब उत्पादक का जो भी खर्चा हुआ है वो सब शामिल होता है, उसकी मूल कीमत कितनी थी वो भी इसमें, ये सब इसके अंतर्गत ही होता है। मतलब किसी प्रोडक्ट की कीमत, एक तो किसी प्रोडक्ट की कीमत कैसे निर्धारित होती भाई, वो कितने में पड़ा, ठीक है ना, फिर उस पे सरकार को कितना टैक्स देना पड़ा, उसमें वो अपना लाभ जोड़ेगा और अन्य एक्सपेंस जोड़ेगा, तब जाके उस वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। तो किसी भी प्रोडक्ट की कीमत का निर्धारण इन्हीं सब 3-4 चीजों के अंतर्गत होता है। ठीक है ना। अब मूल्य तो आप समझ गए कि वस्तु की कीमत ही मूल्य है। ये मूल्य को प्रभावित करने वाले 2 टाइप के कारक हैं। मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक, निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक, मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक 2 टाइप के कारक बताए गए हैं। पहला है आंतरिक कारक, आंतरिक कारक। आंतरिक कारक के अंतर्गत पहला है उत्पाद की लागत, उत्पाद की लागत। पहले बताया कि उत्पाद कितने में बना है, भाई कितना खर्चा हुआ है, उसको कच्चा माल खरीद के लाया, फिर ट्रांसपोर्टेशन दिया, सब कुछ, वही है उत्पाद की लागत। दूसरा है गुणवत्ता एवं सेवा, गुणवत्ता एवं सेवा। गुणवत्ता एवं सेवा का मतलब क्या है, उत्पाद की शुद्धता का स्तर ही उसकी कीमत निर्धारित करती है। भाई उत्पाद की शुद्धता का स्तर क्या है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि हो सकता है जैसे चावल, एक चावल 50 रुपए किलो भी बिक रहा है और एक चावल 100 रुपए किलो भी बिक रहा है। हो सकता है कि एक चावल 70 रुपए भी हो और 50 और 70 वाला चावल एक ही हो, बस ये है कि ये गंदा चावल है और ये साफ चावल है। तो वही कह रहे हैं उत्पाद की शुद्धता भी उसकी कीमत को तय करती है। और तीसरा इसमें यह है प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार, मार्केटिंग में कितना पैसा खर्च हुआ है, एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च हुआ है, वो उसका एड तुम अमिताभ बच्चन से करा रहे हो तो उसका कीमत भी उसमें जुड़ जाएगी। तो ये सब आंतरिक कारक होते हैं मूल्य निर्धारण के। फिर इसमें कुछ बाह्य कारक भी होते हैं, बाह्य कारक। बाह्य कारक में पहला कारक है मांग, डिमांड। यदि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड लगातार बढ़ रही है,
आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है तो आप ये मान के चलो कि उस प्रोडक्ट की कीमत मार्केट में बढ़ेगी। मतलब देखो यहाँ पे मार्केट डिमांड, जो प्राइस को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक तो हैं कि उत्पाद की लागत कितनी है, वो कितना लाभ कमाना चाह, वो सब चीज, लेकिन यदि प्रोडक्ट की मांग मार्केट में बहुत ज्यादा है तो कीमत बढ़ जाएगी अपने आप। फिर दूसरा ये है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता, मार्केट में कंपटीशन कितना है। यदि कंपटीशन नहीं है तो कीमत बढ़ेगी उस प्रोडक्ट की, और यदि कंपटीशन है तो कीमत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि उसका कंपटीटर दूसरा जाएगा। और तीसरा है सरकारी नीति। सरकारी नीति या कानून, ठीक है ना। मतलब सरकार टैक्स बढ़ा दे, पेट्रोल पे टैक्स कम कर दे, पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा दे, तो कीमत अपने आप ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो ये दूसरा विपणन मिश्रण का फैक्टर है प्राइस, और ये प्राइस को प्रभावित करने वाले कारक हैं, आंतरिक और बाह्य। फिर इसके अंतर्गत जो तीसरा पॉइंट है वो है स्थान, प्लेस। स्थान का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत वो सब चीजों को शामिल किया जाता है जिसमें जो उत्पादक है उपभोक्ता को सामान का हस्तांतरण करता है, हस्तांतरण करता है। तो जिन स्थानों का वो प्रयोग करता है कि उत्पादन के लिए उनने मशीन लगाई थी तो वो स्थान, फिर भंडारण करवाया उसने, फिर उसने वो प्रोडक्ट को मार्केट में रखवाया, तो ये सब प्लेस मिला के कहलाता है। मतलब इन सब स्थानों की चर्चा की जाएगी प्लेस के अंतर्गत कि उपभोक्ता तक सामान पहुंचने में किन किन स्थानों का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो देखो इस स्थान को हम ऐसा कह सकते हैं, ये एक प्रकार की भौतिक प्रणाली है। भौतिक प्रणाली, इसके अंतर्गत भौतिक प्रणाली, और भौतिक प्रणाली मतलब सबसे पहले इसके अंतर्गत जाएगा भंडारण, दूसरा इसके अंतर्गत आ जाएगा क्या है, वस्तु नियंत्रण। वस्तु नियंत्रण, भंडारण समझ रहे हैं ना कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया हो उसको आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही दिन में तो पूरा सामान बिक नहीं जाएगा। फिर उसके बाद भंडारण के लिए आप उसको क्या है आगे बढ़ाओगे, लेकिन कुछ दिन तो आपको भंडार करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। फिर वस्तु नियंत्रण का मतलब क्या है कि जो भंडारण है उसको नियंत्रित करना, भंडारण को नियंत्रित करना। भाई भंडार रखा है, कौन सा सामान पहले निकालना है, कौन सा सामान बाद में निकालना है, कौन सा खराब होने वाला है, किसको कोल्ड स्टोरेज में फिल्टर स्टोरेज करना, ये सब वस्तु नियंत्रण के अंतर्गत आता है। तीसरा है आदेश प्रसंस्करण। आदेश प्रसंस्करण, आदेश प्रसंस्करण का मतलब यह है कि ग्राहक से प्राप्त की गई आदेश सूची, मतलब ग्राहक से प्राप्त आदेश सूची, मतलब ग्राहक को क्या चाहिए वही चीज भंडार से आपको निकालना पड़ेगा, तो यह कहलाता है आदेश प्रसंस्करण। जब आपको लिस्ट मिल गई क्या चाहिए, फिर आएगा ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। आप फिर उस प्रोडक्ट को वहां से भंडारण से निकालकर और उसको मार्केट तक पहुंचाओगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, तीसरा पॉइंट है जो स्थान, ठीक है ना। और फिर इस परिवहन के अंतर्गत आपको सब चीजें शामिल हो जाएंगी, और फिर इसके बाद इसी के अंतर्गत आएगा वितरण प्रणाली। डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा ना, वितरण प्रणाली। परिवहन के बाद क्या है, वितरण, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और वितरण प्रणाली दो टाइप की होती है, एक को कहते हैं प्रत्यक्ष और एक को कहते हैं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखो डायरेक्ट में क्या होता है, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट में सीधे उत्पादक से निकलकर माल कहां पहुंचेगा, उपभोक्ता तक पहुंचेगा, बीच में कोई नहीं है। इसको डायरेक्ट मार्केटिंग भी कहते हैं। भारत में कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे एमवे का प्रोडक्ट है, एमवे का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकता है, वो डायरेक्ट ही मिलता है, सप्लाई चेन के थ्रू मिलता है, तो वो एमवे की तकनीक है, वो डायरेक्ट मार्केटिंग के तहत अपना सामान
बेचती है। और इनडायरेक्ट तो अपन समझ ही रहे हैं कि बीच में कुछ मध्यस्थ आ जाएंगे। मध्यस्थ आ जाएंगे मतलब क्या है, जैसे उत्पादक, फिर उनका कि थोक विक्रेता, फिर फुटकर विक्रेता, और फिर उपभोक्ता। ये इसमें भी 3 स्तर बता दिए जाते हैं अप्रत्यक्ष में। अप्रत्यक्ष में 3 स्तर होते हैं। प्रथम स्तर की अप्रत्यक्ष वितरण प्रणाली, इसमें क्या होता है, निर्माता होता है, निर्माता सीधे फुटकर व्यापारियों को बेचता है और फुटकर व्यापारी सीधे उपभोक्ता तक माल पहुंचाते हैं। जो द्वितीय स्तर की अप्रत्यक्ष प्रणाली होती है, द्वितीय स्तर, इसमें निर्माता, फिर थोक विक्रेता, फिर फुटकर, और फिर आएगा उपभोक्ता। और तृतीय स्तर की जो वितरण प्रणाली होती है उसमें देखो ये आएगा निर्माता अपना एक प्रतिनिधि भेजेगा, रिप्रेजेंटेटिव, ये प्रतिनिधि थोक व्यापारी को देगा, थोक व्यापारी फुटकर को देगा, और फिर आगे उपभोक्ताओं को सामान बेचेगा। ठीक है ना। तो ये 3 टाइप की क्या है, आपको अप्रत्यक्ष प्रणाली दिखाई देती है। बाकी देखो प्रत्यक्ष प्रणाली के भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। जैसे क्या है, एक होती है डायरेक्ट बिक्री, कंपनी ही अपना सामान सीधे बेच रही है, प्रत्यक्ष बिक्री। इसके तहत क्या है, कंपनी अपने पूरे देश में आउटलेट स्थापित कर देती है। जैसे आप देखोगे ना, कंपनी के डेडिकेटेड आउटलेट होते हैं कि डायरेक्ट कंपनी से माल आ रहा है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे रिलैक्सो का शोरूम है, जॉकी का शोरूम है, सब ये डायरेक्ट मार्केटिंग है, बीच में इनका कोई बिचौलिया नहीं है। फिर ये मेल के माध्यम से मेल कर दो और वो आपको सामान भेज देंगे। इंटरनेट के माध्यम से, जो ई बिजनेस है आपका, ई कॉमर्स है, उसके माध्यम से, या फिर वेंडिंग मशीन मतलब समझ रहे हैं ना, एटीएम मशीन टाइप आती है, जैसे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे लगी रहती है कोल्ड ड्रिंक्स, में आप पैसा डालो नीचे से कोल्ड ड्रिंक्स निकाल लो, वो कंपनी डायरेक्ट खुद ही स्थापित करके रखती है। ठीक है ना। तो ये वितरण प्रणालियां भी 2 टाइप की होती हैं। ठीक है। तो देखो इतनी चीज है स्थान के अंतर्गत। फिर चौथा और अंतिम इसमें आता है प्रमोशन। प्रमोशन को क्या कह रहे हैं, प्रवर्तन। प्रमोशन मतलब प्रवर्तन। प्रवर्तन मतलब क्या है, अपने जो उत्पाद बनाया है उसका प्रचार प्रसार करना, लोगों तक अपनी उत्पाद की बात को पहुंचाना। और इसके अंतर्गत देखो 4 चीजें होती है। पहला होता है विक्रय प्रवर्तन, दूसरा होता है विज्ञापन, तीसरा होता है व्यक्तिगत विक्रय, और चौथा होता है प्रचार प्रसार। मतलब देखो प्रमोशन का मतलब सीधे सीधे यही है कि अपने उत्पाद को लोगों के बीच तक पहुंचाना। अब अलग अलग तरीके से आप पहुंचा सकते हो। ठीक है ना। इसमें 4 चीज बता दी हमने, विक्रय प्रवर्तन, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय और प्रचार प्रसार करना। ठीक है ना। जैसे पहला है विक्रय प्रवर्तन। विक्रय प्रवर्तन क्या होता है, विक्रय प्रवर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन के तहत क्या जाता है, स्पेसिमिन कॉपी दी जाती है, मुफ्त में छोटा सा पैकेट उपभोक्ताओं को यूज करने के लिए दिया जाता है कि ताकि आप इस प्रोडक्ट का उपयोग करो और प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आप इसका फिर बड़ा पैकेट ले जाना। तो वो कहलाता है सेल्स प्रमोशन। विक्रय प्रवर्तन की उत्पाद के छोटे छोटे पैकेट के नमूने मुफ्त आवंटित किए जाते हैं। ठीक है ना। फिर दूसरा आता है विज्ञापन तो आप समझ ही रहे हो, पेपर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से माइक लगा के प्रचार करना, और 50 गतिविधि होती है जिसके अंतर्गत ये सारी चीजों को किया जाता है। ठीक है। और बाकी जो चीज है व्यक्तिगत विक्रय मतलब क्या है, पर्सन टू पर्सन बेचा जाता है, एक एक व्यक्ति को बेचा जाता है जाके सामान। और प्रचार प्रसार, कोई विज्ञापन और प्रचार प्रसार लगभग एक ही चीज है। ठीक है ना। देखो ये 4 चीजें प्रमोशन के अंतर्गत आती हैं, और इस प्रमोशन का उद्देश्य केवल एक ही होता है कि अपने उत्पाद को लोगों तक पहुंचाया जाए।
ठीक है, तो देखो ये 4 तत्व शामिल होते हैं विपणन प्रबंधन के अंतर्गत, जिनको हम विपणन मिश्रण कहते हैं। 4P, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन और चौथा पॉइंट क्या है, प्रचार। प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन, ठीक है ना, ये 4 चीज हैं जो इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। फिर इसमें एक शब्द और होता है जिसको कहते हैं उत्पाद जीवन चक्र। उत्पाद जीवन चक्र, उत्पाद जीवन चक्र, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखो इस उत्पाद जीवन चक्र को भी फिलिप कोटलर के द्वारा परिभाषित किया गया है। कोटलर इसको क्या परिभाषित करते हैं कि वस्तु का जीवन चक्र इस बात को स्वीकार करने का प्रयास करता है कि वस्तु के विक्रय इतिहास में विभिन्न स्तर होते हैं। क्या कह रहा है ये, वस्तु का जीवन चक्र इस बात को स्वीकार करने का प्रयास करता है, इस बात को स्वीकार करने का प्रयास करता है कि वस्तु के विक्रय इतिहास में विभिन्न स्तर होते हैं। विक्रय इतिहास में विभिन्न स्तर होते हैं। विभिन्न स्तर होते हैं, देखो परिभाषा थोड़ी कठिन लग रही है लेकिन है कुछ नहीं इसमें। ये क्या कहता है, उत्पाद के जीवन चक्र की अवस्था को एक ग्राफ के माध्यम से ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। क्या प्रयास किया है कि देखो कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है और लॉन्च होने के बाद वो अपनी चरम अवस्था के बाद पतन पे पहुंचता है। ये उत्पाद का जीवन चक्र है। कैसा, सबसे पहला चरण होता है बाजार परिचय। आपने अपना प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च किया, इसकी बिक्री अब धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी तो प्रोडक्ट बस लॉन्च हुआ, तो पहला चरण क्या है, बाजार परिचय। दूसरा चरण आता है बाजार वृद्धि। दूसरा चरण क्या है, बाजार वृद्धि से मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका प्रचार प्रसार किया और धीरे धीरे क्या है उसकी बिक्री मार्केट में बढ़ना चालू होती है और धीरे धीरे वो मार्केट में बहुत तेजी से बिकना चालू हो जाता है। फिर तीसरी स्थिति आती है जिसको कहते हैं बाजार परिपक्वता की स्थिति। बाजार परिपक्वता की स्थिति मतलब क्या है, देखो ग्राफ अब नीचे होने लगा, इसका मतलब यह है कि उसकी बिक्री कम हो रही है, लेकिन बिक्री कम नहीं हो रही था। देखो बिक्री इस स्थिति में ही बढ़ रही है, बाजार परिपक्वता में भी उस प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ती है, बस बिक्री बढ़ने की दर कम हो जाती है। जैसे प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, पहले दिन मार्केट में आपने 1000 प्रोडक्ट छोड़े थे, अगले महीने आपको 10,000 प्रोडक्ट देने पड़े, उछाल आया। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है, मार्केट में आपका ये स्टेग्निटी आ जाएगी कि आपके प्रोडक्ट के 10,000 प्रोडक्ट हर महीने बिक रहे हैं। फिर एक महीने बाद हो सकता है 11,000 बिके, तो उछाल केवल 1,000 का आएगा, लेकिन वो आपको ऐसी कमी दिखाई देगी। उसी को कहते हैं बाजार परिपक्वता की अवधि। और फिर अंतिम चरण आता है जिसको कहते हैं बाजार पतन का मतलब क्या है कि अब उस प्रोडक्ट की बिक्री में धीरे धीरे बहुत कमी हो जाती है, बाजार का पतन हो जाता है और मूल्य के साथ उसकी साख में भी गिरावट आ जाती है। और अब फिर समय आ जाता है कि उस जब वस्तु की जगह कोई दूसरी वस्तु लॉन्च की जाए। इसलिए देखो आप देखते हो कि हर प्रोडक्ट का कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि लक्स साबुन पिछले 50 साल से भारत में बिक रहा है, लेकिन 50 साल पहले जो लक्स साबुन बिकता था और आज जो बिकता था, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि
इसी चरण से गुजर रहा है वो। तो जैसे वो देखता है कि अपनी परिपक्वता की स्थिति आएगी, बाजार पतन हो जाएगा, कट से वो फिर से एक नए फ्लेवर में उनका नया लक्ष्य, नया एड, नया पैकेजिंग, ब्रांड नाम लक्ष्य रहेगा लेकिन सब कुछ बदल दिया, तो फिर से उसकी वो ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। जैसे यहां पर हो जाएगा फिर से नया, देखो हर थोड़े दिन में नया, हर थोड़े दिन में। तो जो ब्रांड लंबे समय तक टिका हुआ है वो देखोगे समय समय पर अपनी पैकेजिंग बदलता है, प्रचार प्रसार के तरीके बदलता, बहुत कुछ उसमें बदलाव कर देता है ताकि वो मार्केट में बना रहे। ठीक है ना। तो देखो ये आपका एक शब्द हुआ उत्पाद का जीवन चक्र। फिर इसमें थोड़ा सा ई कॉमर्स को भी देख लेते। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के अलग अलग प्रकार। ई कॉमर्स दरअसल है क्या? ई कॉमर्स कुछ नहीं, क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, इन सब का उपयोग करते अपना सामान बेचना ही ई कॉमर्स कहलाता है। और इस ई कॉमर्स की जगह आजकल क्या है, एम कॉमर्स ने ले लिया है, मोबाइल कॉमर्स, एम कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक नहीं, लैपटॉप वैपटॉप कहाँ, आजकल तो मोबाइल के माध्यम से ही ऑनलाइन सब कुछ है और उसी के माध्यम से अपन सब कुछ करते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये जो ई कॉमर्स है ये कई प्रकार का होता है। एक होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब व्यापारी टू व्यापारी। दूसरा होता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब कंपनी से उपभोक्ता के साथ। फिर है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। बहुत सारी ऑनलाइन ऐप आती हैं कि आप अपना प्रोडक्ट जैसे OLX पे अपना पुराना सामान बेच दो, तो उधर भी कोई आप जो बेच रहे हो लेकिन आप उत्पादक नहीं हो, आप व्यापारी नहीं हो, वो C2C कंज्यूमर, OLX वो C2C है। फिर है C2B, C2B मतलब यहां पे कंज्यूमर अपना सामान उत्पादक को बेच रहा है, ये C2B कहलाएगा, कंज्यूमर टू बिजनेस। फिर एक होता है जिसको कहते हैं G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, और एक होता है G2C, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। फिर एक शब्द और होता है हरित विपणन, हरित विपणन। हरित विपणन में क्या होता है, ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग में क्या है, कोई प्रोडक्ट ये बताता है कि उसको बनाते समय पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, पर्यावरण की हानि नहीं की गई, तो आप ये उसका प्रोडक्ट खरीदोगे तो ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, या इसको बनाने के दौरान पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, उसको कहते हैं ग्रीन मार्केटिंग। ठीक है ना। तो ये आपका विपणन प्रबंधन वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है।